This conference will now be recorded. अद्य गुरुवासरः अथवा बृहस्पतिवासरः फाल्गुन कृष्ण द्वादशी दिनांक 8 एप्रिल 2021 केस टेकिंग पृष्ठ 2 रसविचार शंखं चक्रं जलपान् जगतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकप्रतिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगगनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मोऽपि समारब्धामात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको भिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं ततनोद्दिशः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरा अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत्मनि सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। नक्कीच धुवायला लागेल. आज करायलाच नाही मला आणि गायला तिथे पण तो तिकडला स्वयंपाकघरातला गायला. तो कल हम बात कर रहे थे अम्ल रसस्कंद की और जैसे कि मैंने कहा कि इमली कोकम ये तो ज्यादा प्रचलन में है होनी चाहिए, लेकिन अभी टमाटर उसकी जगह में आ गया है। ये अच्छा नहीं है वास्तव में, और इतने बड़े पैमाने पर अम्ल रस का उपयोग नहीं होना है वास्तव में। अभी संतरा मौसम्बा या इतर अम्ल रसात्मक फल उतनी ज्यादा प्रचलन में नहीं है, फिर भी होती रहती है। और ये फर्मेंटेड फूड जो है, इडली डोसा उत्तप्पा ढोकला या फिर ब्रेड, ये साउथ में तो प्रचलन है, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन बाकी देश में वास्तव में प्रचलन में नहीं होनी चाहिए। एक चेंज की हैसियत से कभी खाए तो एक अलग चीज इस प्रकार की रहेगी, लेकिन नियमित रूप से इसे खाना ये बेहतर नहीं है। लेकिन अभी पूरे भारत भर में और विदेशों में भी ये पदार्थ सभी उपलब्ध है और खाए जाते हैं। हमें याद है हम गंगटोक और यहाँ पे गए थे उत्तर भारत में, और वहाँ पंजाबी खाना खाकर तंग आ चुके। कोलकाता में आए तो कोलकाता में कोई एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट मिला, प्योर साउथ इंडियन रेस्टोरेंट इस प्रकार। तो हमने 2 दिन वहीं पे खाना खाया। इतना हम ये पंजाबी खाने से तंग आ चुके। तो ये एक बात हो सकती है कि वैसे इडली ऐसा माना जाता है कि ये सबसे बेहतर खाना है क्योंकि इसमें फ्राइंग नहीं होता, और वैसे देखा जाए तो चावल और उड़द दाल ये मेन कंटेंट है। लेकिन उड़द दाल है इसलिए ये हमें हल्की वजन में लगती है, तो भी ये हल्की नहीं है।
और कुछ लोगों को अम्लपित्त की जिनको शिकायत है उनको इडली सूट नहीं होती, ये देखा गया है। अब उसके साथ में चटनी या सांभर जो भी दिया जाता है वो भी स्पाइसी हो सकता है, ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन वैसे भी इडली हल्की नहीं है, गुरु है, ये बात ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है। साउथ में मैं सुझाव देता हूँ कि नीर डोसा का प्रयोग करो। ये कम से कम फर्मेंटेड इस प्रकार का होता है, चावल से ही बनता है क्यों, और मालूम है लोगों को, तो नीर डोसा कहेंगे तो लोग मान जाएंगे। लेकिन उनको ये बताना मुश्किल है कि तुम ये छोड़ दो, इडली डोसा ये छोड़ दो, इस प्रकार से वो पीढ़ियों से उनको साथ में इस प्रकार का है। तो उसमें कुछ परिवर्तन, मूंग डोसा ये एक अच्छा परिवर्तन है, उसके बारे में कह सकते हैं। और चावल काफी प्रचलन में है, दही काफी प्रचलन में है साउथ में, तो उसके बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा। लेकिन ये फर्मेंटेड फूड वैसे देखा जाए तो अच्छा नहीं होना है, लेकिन अभी पूरे विदेशों में ब्रेड प्रचलन में है। उसमें भी हम सुझाव देते हैं कि व्हाइट ब्रेड का प्रयोग मत करो, ब्राउन ब्रेड जो है, जो आटे से बनता है, गेहूं से बनता है, वो बेटर ऑप्शन इस प्रकार का है, लेकिन वो उतना स्पॉन्जी नहीं होता। और उसमें क्विक सेल करके एक प्रकरण रहता है कि जिसको 3-4 दिन हुए हैं, अभी ये खराब होने वाला है, तो क्विक सेल के नाम से वे कम दाम में, सस्ते दाम में बेचते हैं। तो वो लेना अच्छी आदत नहीं है, फ्रेश ही लेना ये अच्छी आदत है। पैसे बचाने के लिए लोग वो लेते हैं ऐसे, ये भी ये देखा जाता है। घर में अगर खुद बना सकते हैं तो एक अच्छी चीज इस प्रकार की रहेगी। तो पुराने जमाने में घर पे ही ब्रेड बनाते थे, और मैंने पूछा था कि विंटर में उनका खाना क्या होता है, पारंपरिक खाना क्या होता है। तो सुअर का मांस, ये घर में ब्रेड बनाना, और फ्लावर का अचार, ये पारंपरिक आहार जर्मनी में रहा। तो बाहर कुछ मिलता नहीं है, उगता भी नहीं है। और अभी जैसे स्टोर्स भी नहीं थे उस जमाने में, तो लोगों ने ये तरकीब ढूंढ निकाली थी कि सुअर का मांस, फ्लावर का अचार और ब्रेड ब्रेड घर पे बनाना इस प्रकार से। अभी ये सब कमर्शियल इस प्रकार से हो गया। लेकिन ये बात ध्यान में रखनी जरूरी। आगे का है जो कटुरस है, इसको खाने वाले बहुत लोग होते हैं, और बड़ी मात्रा में खाने वाले इस प्रकार के। विदर्भ इसके लिए प्रख्यात है। तो हैदराबाद में एक प्रोक्टोलॉजिस्ट है आयुर्वेदिक, तो उसको बुलावा आया था वहां पे कि आप कैंप कंडक्ट करोगे क्या बगंदर और अर्श के लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो प्री रजिस्ट्रेशन करवाया, 500 लोग आ गए। तो उसने बोला मैं तो इतने नहीं देख पाऊंगा, मैं 10-20 देख के निकल जाऊंगा, आप आके संभालो क्या करना है आपको इस प्रकार। तो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी 500 लोग 2 दिन के कैंप के लिए आएंगे, केवल वगंधरा और अर्श के लिए। तो विदर्भ में वैसे ही तीखा बहुत खाते हैं, ऐसा है। और ये अच्छी आदत वास्तव में नहीं है इस प्रकार से। तो मैंने उसमें भी सुना था कि सावजी करके उसमें प्रचलन है, तो ये होटल की चेन है एक। हाँ, उसमें बहुत ही ज्यादा तीखा बना, तो उसमें डायरेक्टली हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं बनाने से। और ये थोड़ा भी खाएंगे तो जिनको आदत है वो ही खा सकते हैं, बाकी दूसरा कोई खा नहीं सकता इस प्रकार से। तो ये अच्छा नहीं है। कैंसर कई मरीजों में कटुरसात्मक अतिसेवन ये केतु के रूप में पाया जाता है, और एक इरिटेशन करने वाला इस प्रकार का द्रव्य है। खास करके इसोफेजियल कैंसर, कोलन कैंसर, इसमें कटुरसात्मक सेवन ज्यादा है इस प्रकार का देखा जाता है। अब इसको सामने रखते हुए हमें
स्नेह का प्रयोग ज्यादा करना है। जब कटुरस ज्यादा लेते हैं तो उसके साथ में स्नेह लेना अनिवार्य है, तो लेते भी है। लेकिन वो तेल कौन सा इस्तेमाल करते हैं कोल्हापुर में तिखट का, वो भी है, लेकिन विदर्भ से नहीं है, विदर्भ से कम है, कोल्हापुर में भी खाते हैं। तो ये तेल ज्यादा होना ये काफी प्रचलन में है, और फिर वो उसकी दाहकता को थोड़ा कम करता है। लेकिन फिर भी यमक स्नेह या घी बेटर ऑप्शन है तेल के बजाय। तेल अभी बाहर जो इस्तेमाल में आता है, आइदर सरकी का कॉटन सीड ऑयल है, नहीं तो पाम ऑयल है। ये दोनों अच्छे नहीं है तलन के लिए जो इस्तेमाल में लाए जाते हैं। तो मूंगफली का तेल अगर है तो ठीक है, नहीं तो घी और मूंगफली का तेल ऐसा इस्तेमाल करना चाहिए। वास्तव में उतना तीखा खाना ही नहीं चाहिए, ये सबसे आम। मिर्ची, ऐसे ही खाने वाले लोग होते हैं, कच्ची भी खाते हैं, तली हुई भी खाते हैं, इस प्रकार से आसानी से खाते हैं। मैंने एक वीडियो देखा था। उसने ऐसे ही 2 प्लेट सिर्फ मिर्ची ही खाई थी, इस प्रकार से। तो ये अच्छी आदत है ही नहीं, ये स्पर्धा के लिए। हाँ, इस प्रकार की स्पर्धाएं भी नहीं होनी चाहिए, हाँ, जो बिगाड़ने वाली इस प्रकार की है। और अगर मिर्ची का स्वाद चाहिए तो मिर्ची के जो टुकड़े करने हैं वो लॉन्जिट्यूडिनल नहीं करने हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल इस प्रकार के अगर टुकड़े करेंगे तो मिर्ची का स्वाद कम हो जाता है। लॉन्जिट्यूडिनल करेंगे तो पूरा अर्क उसमें उतर आता है। कहीं जगह मिर्ची कम लगाने के लिए, कम डालने के लिए मिक्सर में पीस कर मिर्ची डाल देते हैं, तो फिर मिर्ची कम लगती है बचाने के लिए। लेकिन इसमें पूरा अर्क उसका इसमें उतर आता है। स्वाद के लिए मिर्ची डालनी है तो टुकड़े करके डालें और टुकड़े निकाल लें खाते समय। लेकिन जो फिर भी मिर्ची अधिक तीखट है, पाउडर कम तीखट है ऐसा बोलते हैं। मिर्ची में भी बैडगी मिर्ची करके एक आती है जो दिखने में बहुत लाल होती है लेकिन तीखी नहीं होती, और जो लवंगी मिर्ची जो है बहुत छोटी होती है वो ज्यादा तीखी इस प्रकार के होते हैं। तो ये मिर्ची के स्पेसिस के ऊपर निर्भर रहेगा, और टेस्ट करते ही आपको पता चल जाएगा कि ये ज्यादा तीखा है या नहीं है, इस प्रकार से। लहसुन ये भी काफी प्रचलन में है, रसों जो है वो, और आला लहसुन मिर्ची पेस्ट ये बहुत कॉमन है। तो ये फ्रीज में बना कर रख देते हैं और सभी सब्जियों में ये डालते रहते हैं। अभी होटल्स में ग्रीन ग्रेवी और रेड ग्रेवी ये 2 ग्रेवीज होती है। सब्जी कौन सी भी है उसका कोई मतलब नहीं होता। ग्रीन ग्रेवी में बनानी है या रेड ग्रेवी में बनानी है तो रंग उस प्रकार का आएगा। कुछ ना कुछ टुकड़े आएंगे, वो क्या है पता लगाना बहुत मुश्किल है। मिर्ची भारतीय नहीं है, ये पुर्तगाल से आई है। और एक संशोधन हुआ था कि मरीच और मिर्च इसमें कटु दर क्या है, तो मरीच ज्यादा कटु है, मिर्च कम है उससे। तो विदेशों में मरीच का प्रचलन ज्यादा है। और उसका एक ग्राइंडर आता है, उसको पीस कर, लकड़ी का ग्राइंडर होता है मरीच पीसने के लिए, और उसको पीस कर सूप में डालकर या ऑमलेट पे डालकर खाते हैं। तो ये ज्यादा तीखा है मिर्च की अपेक्षा से। लेकिन फिर भी कितनी मिर्च डाले, कैसी डाले, इसके ऊपर भी ये सब निर्भर होता है। और ये जो अभी मैंने लहसुन, अदरक और मिर्च ये जो मसाला इस प्रकार का बनाया जाता है वो काफी लोगों के प्रचलन में है। उसका प्रमाण कितना रहता है ये थोड़ा देखना चाहिए। और कास्ट के अनुसार भी ये बदलता है। तो इसके बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा। खारा तिल मिर्चा या खरड़ा ये भी खाने की आदत होती है। हाँ,
और ठेचा, मिर्ची का ठेचा, जो अगेन विदर्भ में मिलता है, विदर्भ का मिलता है, ये भी बहुत तीखा इस प्रकार का होता है। और पाव भाजी, रगड़ा पेटीज, भेळ, पानी पूरी, चाइनीज, पंजाबी, ये सभी थंडीत खावे देखा पड़ेगा। एक आध बार कभी खाना है तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, तो थोड़ा कभी चक्कर देके ये हो सकता है, लेकिन उसकी आदत नहीं पड़े, वो नियमित रूप से वही खाना है ऐसा नहीं होना। अभी ये सब फास्ट फूड, इंडियन फास्ट फूड में आता है, रगड़ा पेटीज, भेड़, पानी पूरी, चाइनीज, और ये नियमित रूप से खाने वाले लोग रहते हैं, हफ्ते में 2-3 बार से लेकर हर रोज इस प्रकार से खाने वाले लोग हैं। बेडेकर मिसळ वालों ने एक व्यक्ति का सत्कार किया था, लगातार 50 बरस उसने हर रोज मिसळ खाई है बेडेकर, तो उसमें उन्होंने उसका सत्कार किया। ये देखो कितना लॉयल कस्टमर है। तो इस प्रकार से खाने वाले भी लोग रहते हैं। इसमें भी दो चीजें होती है, घर का खाना और बाहर का खाना। कुछ माँ इसे कहती है कि ये बाहर जाकर खाता है तो उससे बेहतर के घर पे बनाए और घर पे ही खाए, तो कम से कम हाइजेनिक वगैरह इस प्रकार का होगा। लेकिन पॉकेट मनी, ये एक अजीब चीज है। अगर संस्कार घर के अच्छे नहीं है तो पॉकेट मनी का इस्तेमाल किस प्रकार से होता है ये देखना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। आले लसूण, खोबरे अशी लसूण पेस्ट चांगली होईल, मिरची टाकण्याची आवश्यकता नसते। यहाँ पे टेस्ट डेवलप हो गई है। इसमें अगर कोकोनट डालते हैं तो एक जरा अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे तीक्ष्णता कम होगी, और वैसे लहसुन रक्तपित्त प्रकोपक है, और खोबरा जो है वो रक्तपित्त प्रशमन है, रक्तपित्त प्रसादन है। तो कोकोनट चटनी एक अच्छा ऑप्शन है इसके हिसाब से, और लहसुन के साथ कोकोनट का प्रयोग करना बेहतर इस प्रकार का है। तो ये थोड़ा सा देखना चाहिए। दाहे निराग शरद नहीं पूजितम आगे अदरक, अदरक के बारे में और लहसुन के बारे में ये ध्यान में रखना जरूरी है कि दाह हो रहा है, निदाग और शरद, ग्रीष्म और शरद, इन दो ऋतुओं में इनका प्रयोग नहीं होना है। प्रजन मधुर नैवान्नम, ये ग्रीष्म ऋतु में कहा गया है कि मधुरी अन्न खाना है। तो ऋतुओं को ध्यान में रखते हुए इसके बारे में करना जरूरी होगा। वर्षा ऋतु में जब अग्निमांद्य ज्यादा है तो इनका प्रयोग कर सकते हैं, ये बेटर ऑप्शन इस प्रकार का है। अभी ये खाना खाकर लोग आते हैं, और उसके बारे में हम कैसे सोचेंगे, ये एक अहम मुद्दा है। तो मेरे ख्याल में जो पॉपुलर चीजें हैं और बड़े पैमाने पर खाने में आती है उनके बारे में तो कम से कम सोचना, जो रेयरली इस्तेमाल होते हैं उनके बारे में शायद सोचे नहीं सोचे, ये अलग चीज है। लेकिन जो विच कोकोनट विल बी बेटर, ड्राइड और वेट, दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर ताजा है वो करे तो भी चलेगा। वैसे लहसुन कोबरा चटनी ये भी बनती है ड्राई कोकोनट से। उसमें आप तीखा कितना डालोगे ये भी एक अहम मुद्दा रहता है। तो इसमें ड्राई कोकोनट में ऑयल कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, एक उसकी अलगता है, और वो भी अवश्य इसको ध्यान में रखना जरूरी होगा।
एक पेशंट सिव्हिअर पेन इन एपिगॅस्ट्रिक रिजन असे होते. सोनोग्राफी नॉर्मल होते. हिस्ट्री रोज सकाळी 2 लसूण टाकायचा, कोमट पाणी प्यायचा. हाँ, रसोन क्षारधर्मी है और उसमें अम्ल रस वर्जित है, इसीलिए उसको रसोन, एक रस पूर्ण है, कम है, इसलिए रसोन कहते हैं, और वो अम्ल रस. मध्यम मांसम तथा अम्लं च हितम दशम से बिना, ये सूत्र आया है रसायन में. तो मध्यम मांस और अम्ल ये रसोन सेवन करने वालों के लिए हित ऐसा है. तो बेटर ऑप्शन है कि अम्ल रसात्मक उसको कुछ शुरू करें. यानी कि अमल की ये बेटर ऑप्शन इस प्रकार का है, और वो देने से इसमें राहत इस प्रकार से मिल जाएगी. लहसुन तो बंद करना ही है, लेकिन ये देने से राहत है. मेरे भी एक मरीज ऐसा देखा था कि अम्ल पित्त की शिकायत थी और दाह होता था, और कामदुगा वगैरह से उपयोग नहीं हुआ. तो मैंने फिर से एक बार जिक्र किया, चाय कितनी बार पीते हो, 2 ही बार लेते हैं. बोला कि मैं बहुत अदरक डाल के चाय लेता हूँ. तो फिर मैंने आंवले का प्रयोग किया और उससे उसका दाह शांत हो गया. तो एक क्षार अम्ल, ये जो द्वंद्व है, दातार गुरु जी ने काफी इसके बारे में जिक्र किया है, उसका प्रयोग करेंगे तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का. तो ये पानी पूरी, रगड़ा पैटीज वगैरह जो है, इन सभी के इंग्रेडिएंट्स के बारे में हमें सोचना है, और इंग्रेडिएंट्स का प्रमाण क्या है, कितनी मात्रा में ले रहे हैं, इसके बारे में सोचना है, और सुझाव भी देने हैं उसमें परिवर्तन लाने के लिए. जैसे कि पाव भाजी के मसाले का बहुत कम मात्रा में प्रयोग करना है. लौकी उसमें डाल सकते हैं. जो नवनीत डालना है वो घर का ही नवनीत डाले, या तड़का बनाए इस प्रकार से. क्षारधर्मी आणि अम्लधर्मी म्हणजे काय आणि ते कसे ओळखायचे. दातार गुरु जी की किताब में ये इसके बारे में काफी जिक्र किया है. उन्होंने वर्गीकरण किया है ये अम्लधर्मी है, इस प्रकार से. जो साक्षात हमें अम्ल रस प्रतीत होता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिसमें साक्षात प्रतीत नहीं होता है वो अम्लधर्मी या क्षारधर्मी है, ये समझ लेना जरूरी है. वैसे लिटमस टेस्ट कर सकते हैं. हाँ, सुक्या खोबऱ्याने पित्तवृत्ती होते आणि ओल्या नारळाने होत नाही असं आहे. तो मैंने नहीं सुना है, देखा भी नहीं है. ये इस प्रकार की गलतफहमियां कुछ फैली हुई है, लेकिन इसके बारे में संशोधन होना जरूरी है, ये ऐसा होता है या नहीं होता है इस प्रकार से. तो इसमें थोड़ा सा अम्लत्व है खोबरे में. ते असणं पण त्यात म्हणायचे की ते ओलं खोबरं खूप वापरलं होतं की त्यांनी त्रास होतो पण ते पित्त करायला कोकोनट थोड़ा अम्लधर्मी है, तो कुछ लोगों को अम्ल पित्त की शिकायत हो तो उससे वृद्धि हो सकती है, पित्त की वृद्धि हो सकती है. लेकिन सभी में ऐसा ही होगा ऐसा कहना मुश्किल है. गुरु पण पडेल का? गुरु कच्चा खोबरा जो अगदी हे टाकलं की ते नाही तिकडे ते वापरायचं केरळ लोक ते खूप कोकोनट वापरतात. कोकोनट ऑइल, कोकोनट ऑइल पण काही प्रमाणात अम्लधर्मी असेल. नहीं पण शीतधर्मी, हाँ अम्लधर्मी असेल. लेकिन मेरे ख्याल में ड्राई कोकोनट बनेगा तो थोड़ा अम्ल तो उसका कम हो जाएगा, और वेट कोकोनट में वो ज्यादा अम्लत्व इस प्रकार का रहेगा. तो इसके बारे में थोड़ा सा देखना चाहिए. और कोस्टल एरियाज में सभी जगह नारियल का प्रयोग होता रहता है. तो जहां जहां नारियल
ज्यादा उपज में वैसे पूरे देश में होता है, वो अलग चीज है। लेकिन जितना ज्यादा प्रचलन कोस्टल एरिया में है उतना देश के अंदर नहीं है, क्योंकि वो आसानी से उपलब्ध है। घर घर पे नारियल के वृक्ष होते हैं और नारियल मिलता रहता है, तो कोई प्रॉब्लम इस प्रकार का नहीं। ये गुरु होगा, ये पॉसिबल है। और सूखा जो है अभी ये तैल योनि है, ये भी एक बात ध्यान में रखनी है। जो चीजें तैल योनि है उसमें हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि उसमें तेल भी है। जैसे कि मूंगफली हो, तिल हो, या फिर नारिकेल हो, सरसों हो तो ये सभी तैल योनि है, इसमें से तेल निकलता है। तो ये स्निग्ध है गुणधर्म में। तेल निकालने के बाद ये क्या रह जाता है, ये एक अहम अहम चीज रहेगी, लेकिन ये शुष्क होगा, रुक्ष नहीं होगा। इसमें दोनों में अंतर इस प्रकार का। तो स्निग्धता के हिसाब से वो लेना, शुष्क नारिकेल पित्तकर, मृदु पित्त शमन। पता नहीं है। तो दोन्ही ही पित्त शामकच असावे। ग्रंथों में क्या है देखो, भाव प्रकाश में अगर रेफरेंस है कि मृदु पित्त शमन है और शुष्क जो है वो पित्तवर्धक है। पित्तवर्धक होगा तो अम्लता से पित्तवर्धन करना होगा, और इस प्रकार से रसोन और नारिकेल काउंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो ये कॉम्बिनेशन में ज्यादा अच्छा है। अगर नारिकेल रसोन लेना है तो उसके साथ नारिकेल लेना बेहतर इस प्रकार का है। नारिकेल और दृढ़ फलो लांगली उच्च शीर्षका तुंग स्कंद फल श्रेव तृणराज सदा फल। नारिकेल फलम शीतम दुर्जरम वस्तुशोधनम विष्टम्भि ब्रूहणम बल्यम मातृदाहनु। विशेषतः कोमल नारिकेलम नियंति पित्त दोषान् तदेव जीर्णं गुरुपित्तकारि विदां विष्टम्भि मतं विशक्ति। तस्याम्ब शीतलं हृद्यं दीपनं शुक्रलं लघु पिपासा पित्त स्वादु वस्तु शुद्धिकरं परम। नारिकेलस्य तालस्य कटुरस्य शिरांसि कषाय स्निग्ध मधुरा कषाय स्निग्ध मधुर ब्रूहणानि भ्रूणुच्च। ये अच्छा हुआ कि भावप्रकाश का रेफरेंस सामने आया। तो कच्चा नारियल जो ताजा है वो पित्त शामक है, और सूखा हुआ जो है वो पित्त प्रकोपक इस प्रकार का बताया गया है। लेकिन फिर भी मधुर रस प्रधान है और शीतवीर्य है, तो ये इतना पित्त प्रकोपक नहीं रहे। और करंज निंब जे तिक्ते नात्युष्णे तत्व निर्देश। करंज और निंब उसमें ज्यादा उष्ण नहीं है, तेल के बारे में बताते हुए ये आया। नारिकेल तेल के बारे में कहीं पे निर्देश है क्या, ये देखेंगे। तदेव जीर्णं गुरुपित्तकारी विदाह विष्टम्भि मतं विषु। विदाह और विष्टम्भि दोनों बताए। तो ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। लेकिन ये अम्लधर्मी है, ये संशय अंभ ने कहा ना एसिडिटी। हाँ होता है, ये अम्लधर्मी है। वास्तव में समुद्र के नजदीक उत्पन्न होता है और अम्लधर्मी है। ये बड़ी अजीब चीज है। और इतनी ऊंचाई पर ये पानी कैसे चढ़ता है, ये भी एक गुण है। अभी तक पता नहीं चला है कि नारिकेल में पानी चढ़ता है कैसे ऊपर इस प्रकार से। कौन सा फोर्स है, ग्रेविटी जाने पर, और इतने बड़े मात्रा में पानी मिलता है। तो इन सभी के बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा।
तो अभी कोमल नारिकेल म्हणजे शहाळे का ऐसा नहीं बता सकते। शहाळा उसमें पानी ज्यादा और कोकोनट बिल्कुल थोड़ा, इस प्रकार का भी होता है। पानी वाला और ये वाला ऐसे इस प्रकार के दो शहाळे मिलते हैं। और गर्मी के मौसम में ये नेचुरल ड्रिंक अच्छा है और रियली नेचुरल इस प्रकार का है। तो इसमें कोई एडल्ट्रेशन वगैरह होने की संभावना नहीं। मैंने विदेशी लोगों के द्वारा लिखी एक किताब देखी थी, और दोज हु वांट टू विजिट इंडिया, जिनको भारत में पर्यटन के लिए आना है, उनके लिए एक किताब लिखी है। अभी मुझे शीर्षक याद नहीं है उसका, लेकिन उसमें काफी टिप्स अच्छे हैं। तो उसका एक कहना है कि ये नारिकेल पानी ये सबसे नेचुरल है, ये आप आराम आसानी से पियो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बारे में जिक्र किया है। कभी भी व्हीकल हायर करके चलाना नहीं है भारत में, ये उसमें ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक रूल्स बिल्कुल है नहीं, और हम ड्राइव नहीं कर सकते यहाँ। यहाँ के भारतीय ड्राइवर ही ड्राइव कर सकते हैं, हम ड्राइव नहीं कर सकते। कब कौन कैसे आएगा कुछ भी पता नहीं चलेगा। इतना क्लियर कट उसमें लिखा है। और फिर फंसाने की भी बात है कि आपको फंसा सकते हैं, आपको मालूम नहीं है तो पहले से ही मैप लेके बैठो, पूछ लेना कितना अंतर है, कितने पैसे होते हैं वगैरह। नारियल मलाई के क्या गुणधर्म है? हाँ, नारियल जैसे ही होने चाहिए, सिर्फ अभी नारियल धातु के स्तर पे कहाँ पे काम करता है, ये एक अहम मुद्दा रहेगा। और कुछ लोगों का कहना है कि ये मज्जा के ऊपर अच्छा काम करता है इस प्रकार से, क्योंकि ये आवरण और उसमें ये स्नेह और उसमें ये पानी, ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर ब्रेन के स्ट्रक्चर से मिलता जुलता इस प्रकार का है। तो लेकिन जो अंदर वाला नारियल है वो शायद मांस वर्धन करने वाला इस प्रकार का रहेगा। और वैसे शुक्रल बताया गया है पानी, तो ये भी एक अच्छा है। ओलं खोबरे जास्त दिवस टिकत नाही, म्हणून शुष्क केलेले वापरायला सोपे असते। शुष्क देखील कधी कधी खराब होते, त्याला खोबऱ्याचे तेल लावून ठेवावे लागते किंवा फ्रीज मध्ये ठेवावे लागते। नाही, कोरड्या खोबऱ्याला हाँ हाँ, ये अच्छा सूखा करके दाल में रखना है, तो वो टिकता है। ये एक अहम चीज है। मोच खर्जूर पनस नारिकेल परुष्कम आम्रात ताल काश्मर्य राजाधन मधुकरम सौवीर बदरांकोल फल्गुश्लेष्मा तपोद्भव मातामा भिषिकाक्षोड़ मुकुलक निकोचकम उरुमाणम प्रियादंश ब्रोहणम गुरु शीतल, ये सब ब्रोहण गुरु शीतल है। दाहक क्षतक क्षयहर मृत्युपित्त प्रसाद वातामादि उष्णवीर्यंतु स्वादुपाकरसम स्निग्धम विष्टम भी कपशुक्रपी, अष्टांग हृदय का है और ये सामान्य रूप से कहे गए हैं। लेकिन उसमें जो अपवाद होंगे उसके बाद में वातामादी उष्णवीर्यंतु ये आगे का श्लोक है। शुष्क व ओले असे काही वेगळे गुणधर्म सांगितलेले नाही। ओले खोबरे फ्रीज मध्ये खूप दिवस जसे का तसे राहते, डीप फ्रीज में रखते हैं लेकिन और हम समझते हैं कि वो वैसा ही रहता है। वास्तव में परिणमन जो होता है इसमें दो फैक्टर्स है, एक उष्णता और एक काल। काल के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, काल से जो परिणत अवस्था होती रहती है वो होती ही रहती है। केवल उष्णता जो है उसको हम दूर कर देते हैं और हमें लगता है कि ये
अच्छा टिक रहा है इस प्रकार से, लेकिन काल का परिणाम फिर भी होता ही रहता है। और इस प्रकार का डीप फ्रीज में रखा आइटम खाना अच्छा नहीं है वास्तव में, लेकिन विदेशों में भारतीय लोगों में ज्यादा प्रचलन में है। और वैसे डीप फ्रीज आइटम्स काफी अन्य भी मिलते हैं, मांसाहार से लेकर सभी इस प्रकार से, लेकिन ये अच्छा नहीं है। तो मेरा एक सुझाव है कि पाव भाजी रगड़ा पैटीज खोबरे खोबरे कफ है थोड़ा सा शुक्र कफ मधुर मधुर शीत इस प्रकार का अगर है तो शुक्र कफ इस प्रकार का है। तो जो पॉपुलर पदार्थ है उनके बारे में तो कम से कम सोचेंगे, और उनके अहितकारित्व को कम करने के लिए क्या प्रयास करने चाहिए इसके बारे में सोचेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि पानी पूरी से लेकर जब हमारे क्लिनिक का 25वां सालगिरह था सदाशिव, तो बड़े पैमाने पर मैंने लोगों को बुलाया था, छात्रों को बुलाया था। और उसमें साविचा लायनची भेड़ और ये पानीपुरी इस प्रकार के आइटम रखे थे। तो इस प्रकार से हम काफी सोच सकते हैं कि जो हितकर हो कम से कम अहितकर हो इस प्रकार से। तो ये थोड़ा प्रचलन में ना डालना जरूरी है। और दूसरी चीज उसमें ऐसी है कि जो पथ्य के परहेज के पदार्थ है उनसे चीजें जैसे साड़ी चना चीज है उससे हम इस प्रकार से कैसे बनाएं, ये इसके बारे में थोड़ा सोचना है। तो इनके रेसिपीज को जानना है और फिर उन रेसिपीज को परिवर्तित करके समाज में परिवर्तन में लाना है। तो फिर से स्पर्धा एक अच्छा इस प्रकार का माहौल रहेगा। अभी नमक के बारे में थोड़ी बात है। वैसे नमक ज्यादा नहीं खाना है। त्रीणि द्रव्याणि नातिपेयिनचित् तो पिप्पलिक क्षारः लवण, ये एक आम चीज है कि पिप्पलिक क्षार और लवण ये तीन चीजें ज्यादा नहीं लेनी। तो उसमें लवण भी है, और वैसे आधुनिक वैद्यक में भी नमक ज्यादा खाना बराबर नहीं इस प्रकार का मानते हैं। लवण अन्नद्रव्य रुचिकराणाम, अन्नद्रव्य रुचि करने वाले भावों में लवण सबसे श्रेष्ठ है। और जब हम बिना नमक का खाना एडवाइस करते हैं तो ये बात ध्यान में रखनी है कि ये काफी मुश्किल इस प्रकार का। कुष्ठ में मैं सुझाव देता हूँ केवल रोटी और घी ऐसा ही खाने का, सोरियासिस के पेशेंट्स को विशेषतः केवल घी और रोटी, दूसरा कुछ भी खाना नहीं और उसमें नमक नहीं डालना। तो कुष्ठ में काफी राहत मिल जाती है, वो अलग चीज है। लेकिन इस प्रकार से खाना खाना ये सजा होती है। गरम मसाल्याला पर्याय काय सांगावे? लाल तिखट आणि जिरे मोहरी हळद तूप तेलाची फोडणी सांगितली तो चालेल। हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो ज्यादा तीखा खाने वाले हैं उसका तीखा एकदम तो कम नहीं होगा, वो धीरे धीरे ही कम होगा, ये ध्यान में रखना। फिर भी कटुरस का ज्यादा सेवन बहुत सारे लोग करते रहते हैं, और ये सुझाव देना जरूरी है कि केवल उसकी टेस्ट या उसके जो फायदे हैं उसके लिए कटुरस का प्रयोग करें। इतने बड़े पैमाने पर नहीं करें। तो नमक सब्जी में दाल में होता है, कुछ लोगों के चावल में भी होता है और रोटी में भी होता है। फिर भी जब चावल खाते हैं तो उसमें और नमक डालते हैं। तो ये पूछ लेना चाहिए। ये नमक डालने का एक टेस्ट ऐसा भी रहेगा थोड़ा सा, और पचन होने में उसमें थोड़ी सहायता मिलती है ऐसा। लेकिन आपको अगर दूध के साथ रोटी या चावल खाना है तो नमक नहीं डालना। दूध के साथ क्षीरण लवण ये भी विरुद्ध है। तो दूध के साथ रोटी लेनी है तो नहीं करना है। ब्राह्मण फैमिलीज में नहीं डालते हैं। चावल बनाते समय या रोटी बनाते समय नमक नहीं डालते।
तो ये भी एक ध्यान में रखने वाली चीज है। अगर बाकी लोग डालते हैं और दूध के साथ नहीं सेवन करते हैं तो ज्यादा तकलीफ नहीं है, लेकिन नमक फिर भी थोड़ा ज्यादा जाए। जीर्ण मीन्स एजेड कोकोनट, इट मे बी फ्रेश, ब्रोकन कोकोनट और ड्राइड, प्रिजर्व। प्रिजर्व का कोई बात नहीं है, वो तो नहीं था उस जमाने में। ब्रोकन कोकोनट और ड्राइड, ये ऊपर ही अगर शुष्क हो जाता है, पेड़ पे ही शुष्क हो जाता है, ऐसा भी दिखता है, तो वो जीर्ण कहलाएगा। जनरली अपने आप कोकोनट गिरते हैं, नारियल जो है वो अपने आप गिरते हैं। कुछ लोग उतार लेते हैं, आदमी बुलाकर वो चढ़ता है, उसको उतार लेते हैं। तो इसमें अच्छे बने नारियल मिल सकते हैं, और जब गिरते हैं वो भी अच्छे बने नारियल इस प्रकार से मिल सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर शुष्क हो जाए तो ये जीर्ण कहलाएंगे। खोबरे जाळून केलेला काळा मसाला फारसा त्रासदायक ठरत नाही, रंग व चव पण छान मिळते। ये एक अलग है। ये मल्टी कल्पना जैसा हो जाता है। मेरे ग्रैंडफादर का हुबली में होटल था और वहाँ की मिसळ बहुत प्रख्यात थी, और उसकी ये खासियत थी कि कोबरा जला के उसमें डालते थे पीसकर। इसमें प्याज लहसुन ये रहता था, मटकी की उसळ रहती थी, और उसका एक काला रंग आता है, उसकी एक अलग टेस्ट आती है। कोबरा, उसमें जीरा डाल के कोबरा इस प्रकार से वो जलाते हैं और उसमें जीरा डालते हैं और फिर उसको कूट कर इसमें डालते हैं। तो मैं मालूम नहीं कितने लोगों के, हमारे घर में जब बनती है तो ये इस प्रकार से उसळ बनती है और अच्छी टेस्ट होती है, उसको कोई संदेह नहीं। तो वैसे भी खा सकते हैं या उसमें मिसळ बना के इस प्रकार के खा सकते हैं। तो ये जलाकर इस प्रकार से बनाना मालूम नहीं दूसरे किसी प्रचलन में है क्या। बाकी सब मसाले भुने जाते हैं तेल के ऊपर, घी के ऊपर, या ड्राई रोस्ट इस प्रकार के किए जाते हैं, तो उसकी एक अलग टेस्ट आती है और टिकने में ये ज्यादा अच्छा इस प्रकार का होता है। लेकिन दूसरे किसी प्रचलन में ऐसा है, जीर्ण गोटा कोबरे ऐसा कह सकते हैं। लेकिन मैं जीर्ण की बात कर रहा हूँ, वो पेड़ पे ऊपर ही जीर्ण हो गया। कोमल अवस्था में वो उसका गिरना जरूरी है, वो गिरता नहीं है और वहीं पे शुष्क हो जाता है, ये देखा जाता है। तो ये जीर्ण कहने लायक इस प्रकार का होगा। तो नमक ज्यादा नहीं लेना है। अभी ये एक बात अहम है कि सामुद्र लवण ज्यादा प्रचलन में था पहले जमाने में। और खड़े मीठ, काळा मसाला जाळूनच करतात। ओके, तो ये काला मसाला या गोड़ा मसाला जिसको कहते हैं, बाजार में भी मिलता है और घर पे भी बनता है। तो ये कम तीखा होता है। ये गरम मसाले के हिसाब से देखा जाए तो ये उसमें तीखापन कम इस प्रकार का होता है। अभी टाटा सॉल्ट जैसे प्रचलन में आया और उसका विज्ञापन बहुत तेजी से चलता रहता है। तो ये परिवर्तन आ गया, क्योंकि पहले जमाने में ये मिठागर रहते थे और धूप में समुद्र का पानी अंदर आता था, इसको सुखाते थे और वो एक अहम चीज इस प्रकार की होती थी। अभी ये जो टाटा केमिकल फैक्ट्री है और उसमें बाय प्रोडक्ट के रूप में टाटा सॉल्ट आता है, बड़ा अजीब माहौल है। और इसमें सोडियम और क्लोराइड का परसेंटेज ज्यादा है, सोडियम और क्लोराइड का परसेंटेज ज्यादा है। और फिर भी अभी सोडियम और क्लोराइड दोनों बहुत कम दिखाई देते हैं। कैंसर पेशेंट्स में ये बड़ी समस्या हो रही है कि सोडियम
बहुत नीचे चला जाता है। 135 कम से कम होना चाहिए, और 120, 123 ऐसे भी मरीज दिखते हैं, और बहुत मात्रा में ये सलाइन देने के बाद थोड़ा थोड़ा उभरता है। तो ये थोड़ा अजीब माहौल है। केवल दूध पे रखते हैं तो उसमें मधुर रस ही जाता है, थोड़ा उसके साथ में अगर वर्धमान पिप्पली है तो कटु रस उसके साथ में जाता रहेगा, लेकिन बाकी रस नहीं जाता है। तो मैं कभी कभी इन मरीजों में सीरम इलेक्ट्रोलाइट करवा देता हूँ। पाटावर और घरी मसाला वाटताना खोबरे जाळून वापरलेलं लहानपणी पाहिले आहे, अच्छी चीज है। तो अभी परंपराएं क्या है, जे नारळ पूजेला, फोडायला, वाढायला वापरतात ते कसे मशीमुळे आम्हाला ऍसिडिटी होत नसावी, ये हो सकता है कि ते शहाळे तसेच वाळतात। नहीं, शहाळा नहीं वाळत, शहाळा का उसी समय में इस्तेमाल कर लेना है, वो टिकता नहीं है। खडे मीठ समुद्र मीठ मध्ये काय अंतर? खड़े मीठ समुद्र मीठ ही है, उसको फाइन बनाते हैं तो वो पाउडर नमक की कोरोनासाठी त्याने आयोडीन हे लावलं असं काहीतरी वेगळं हे केलं कोरोनासाठी काय आयोडीन लावणं तुम्ही हे सांगू नका त्याच्यात पेपर लोक वाचतात पण रविशास्त्री त्याने टाकला लहान किती प्रयोग केले त्याचा अभी जो आयोडाइज सॉल्ट मिलता है वो सभी के लिए उपयुक्त है नहीं, हानिकारक है। बहुत ही कम लोगों के लिए आयोडाइज सॉल्ट की आवश्यकता है। सभी समाज को देना गलत है। इस प्रकार से एलोपैथी में भी इस प्रकार के लोग मानते हैं। इज कड़ा सॉल्ट बेटर ऑप्शन टू टाटा सॉल्ट? टाटा सॉल्ट को तो इस्तेमाल ही नहीं करना है। ये तो पूरा केमिकल ही है, नेचुरल नहीं है। तो इसलिए खड़े मीठ का प्रयोग करो, नहीं तो जो टूटा हुआ खड़ा मीठ इस प्रकार का मिलता है। वास्तव में ऐसा है, अगर ये पिघल जाने वाला है तो खड़े मीठ प्रयोग करो या फिर उसके पाउडर का प्रयोग करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। शक्कर जैसी गुलाब जाम में ऊपर से स्प्रिंकल की जाती है या फिर चिरोटे में ऊपर से लगाई जाती है, उस प्रकार का नमक का कहीं प्रचलन नहीं है। ऊपर से इस प्रकार से नमक लगाना, नमक तो भीतर ही चला जाता है, पदार्थ के भीतर ही चला जाता है। तो खड़े मीठ का इस्तेमाल करना अच्छा है। उसमें अशुद्धि हो सकती है, मिट्टी हो सकती है, ये बात। वो पहले जमाने में बेबी करते थे, उसको पानी में पिघलवा लेते थे, जो अशुद्धि है वो निकल जाती थी, और फिर धूप में सुखाते थे तो नमक मिल जाता। ये भी एक अच्छा तरीका हो सकता है। या फिर उसको गर्म भी करते हैं, ये भी मैंने प्रचलन में देखा था कि उसको गर्म करवा के लेते हैं। वैसे सेंधा नमक ये अच्छा ऑप्शन है, जो पिंक गुलाबी इस प्रकार का होता है, वो अच्छा ऑप्शन है। और सर्वम लवणम अचक्षुष्यम, सभी लवण जो है वो अचक्षुष्य है। पिंक सॉल्ट लेने की ये सेंधा नमक इस प्रकार से।
सध्याचे आयोडाइज मीठ पाण्यात लवकर विरघळत नाही, काही प्रमाणात तळाशी बसते। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये नेचुरल नहीं है, ये सिंथेटिक है। म्हणजे मीठच बनवतात ते मिठागरांमध्ये तसं नाही, मिठागरांमध्ये मीठ बनवतात तसं नहीं है, ये केमिकल फैक्ट्री है बेसिकली, उसमें मीट बाय प्रोडक्ट बनता है, बाय प्रोडक्ट है टाटा सॉल्ट। Salt in northeast is costly, 200 rupees per kg. Probably they don't have resources. ये अभी तो नहीं होना है। Also, incidence of goiter is more in there. अभी यातायात काफी सुलभ हो गई है, तो इतना महंगा नहीं मिलना चाहिए। और समुद्र मीट जो है वो परंपरा से जैसे बनता था वैसे ही होना चाहिए। और ये काफी सस्ता था, अभी ये काफी महंगा हो गया है। अतिलवण सेवन हेतु में कौन सा द्रव्य प्रयोग? कोलटकर सर ने नागभस्म का प्रयोग किया था कि उसको उसकी जो रुचि है लवण के बारे में वो कम हो, इस प्रकार से। सैंधव का मैंने प्रयोग किया है, सैंधव बताया है। काळे मीठ कितपत खाण्यात असावे? काळे मीठ नाम से शायद खड़े मीठ ही है, मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली क्या है वो, लेकिन वो बेहतर ऑप्शन है। अभी वैद्यों के काफी घरों में सैंधव का प्रयोग हो रहा है, लेकिन हर्डूकर जी का फिर भी कहना था कि सभी के लिए सैंधव होना है ऐसा नहीं है। उनका कहना था कि ये समुद्र मीट बड़ी मैदान पर उपलब्ध है, तो उसी का प्रयोग होना चाहिए। और किसी खास चीज के लिए, खास व्यक्ति के लिए ये सैंधव का प्रयोग होना चाहिए। समुद्र मीठाचंच कुठे मिळतं? समुद्र मीठाचंच कुठे मिळतं? रेगुलर किराणाकडे मिळतं ना, पण आता दर इसमें अभी हमारे खेत में हर अमावस्या और पूर्णिमा को ये नमक खड़े मीठ जो है वो डालते हैं, काफी मात्रा में डालते हैं। तो ये प्राचीन खेती की परंपरा है जिसको हम अभी प्रयोग कर रहे हैं इस प्रकार से। और फिर इससे इन्फेक्शंस का स्प्रेड कम हो जाता है, ऐसा कहना है। और नाइट्रोजन फिक्सेशन अच्छा होता है, ऐसा कहना है। जेवणामध्ये सैंधव मीठ वापरावे की खड़े मीठ? वही मैं कह रहा हूँ कि वैसे देखा जाए तो सैंधव ज्यादा अच्छा है गुणधर्म के हिसाब से, लेकिन नित्य उपयोग के लिए खड़े मीठ ज्यादा बेहतर है। और जिनको ये तकलीफें है आँख के बारे में वगैरह, वो सैंधव का प्रयोग करें। व्हाट इज द सोर्स ऑफ सैंधव? उसके रॉक होते हैं, बड़े बड़े पर्वत। हिमालयन सॉल्ट एक अलग चीज है। वैसे भी कहा जाता है कि हिमालय समुद्र से उत्पन्न हुआ है और इतनी ऊंची ऊंचाई तक गया है। और इसीलिए हिमालयन सॉल्ट एक अलग चीज है। और अभी उपलब्ध बाजार में जो सॉल्ट है उसमें हिमालयन सॉल्ट सबसे बेहतर है, ऐसा एक स्टडी हुआ था। व्हाट आर द गुण ऑफ कारळे एंड शुड इट बी यूज्ड इन मसाला? उमा कुसुम म्हणजे अतसी आणि कारळ्याला काहीतरी वेगळा शब्द आहे। ग्रंथों में गुणधर्म है, थोड़ा देखो। We should be eating a mix सैंधव एंड खड़े मीठ? ठीक है, बेहतर ऑप्शन रहेगा। और एक समय ऐसा आया था कि गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी, जो नेचुरल मीट है वो लेना ही नहीं है, वो बिकेगा ही नहीं इस प्रकार से। तो उसके बारे में काफी बहस हुई और फिर गवर्नमेंट को ये निर्बंध हटाना पड़ा। ये शायद लॉबिंग है टाटा का, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात थी। और थायराइड के मरीज जो बढ़ रहे हैं उसमें ये टाटा सॉल्ट एक कारण इस प्रकार का है।
तो हम सभी को सुझाव देते हैं कि सैंधव का प्रयोग करें या ज्यादा से ज्यादा अकॅडमिक का प्रयोग करें. पर्वतीय आणि सामुद्रिक असं वेगवेगळे उगमस्थान आहे. फिर भी इसका सोर्स जो है वो सागरी है. हिमालय में या रॉक सॉल्ट जो है वो पर्वत भी समुद्र से उत्पन्न हुए हैं. एक ऐसी स्थिति है कि समुद्र में एक काफी मात्रा में जलन हुआ है. आकाशात वायु वायु अग्नि अग्नि आत्मा अग्नि, ये जो क्रम बताया गया है, तो अग्नि से जल महाभूति निर्मित हुई और इसीलिए उसमें एक क्षारीय धर्म, और जो पानी 3/4 हिस्सा पानी है पृथ्वी पे, वो तो समुद्र का पानी है. सिंध इन पाकिस्तान, हाँ सिंधुद्भवम सैंधवम ये भी एक उत्पत्ति होती है, लेकिन आखाती देशों में भी ये बनता है. What can be done in sodium deficiency? बहुत डिफिकल्ट सवाल है. मैं भी कोशिश कर रहा हूँ. मैं अभी सुझाव देता हूँ, ये आवड़ा सुपारी खाने का, जो केवल दूध पे है और जिनमें सोडियम की डिफिशियंसी आ रही है या क्लोराइड की डिफिशियंसी आ रही है, तो उनको मैं सुझाव देता हूँ कि आप आंवला सुपारी नियमित रूप से खाना आरंभ करें, दिन में 2-3 बार, तो इसकी आपूर्ति हो जाती है. और वैसे आंवला में सेंधा नमक छोड़कर सभी, लवण छोड़कर सभी रस, तो सभी रसों की आपूर्ति होती है, रसायन है और षड्रसात्मक संयोग हो जाता है. जो आंवला सुपारी जो है टेस्ट में भी अच्छी है, उसमें अदरक भी कुछ लोग डालते हैं. तो ये भी एक अच्छा रहता है. रॉक सॉल्ट नावाने हल्ली जे मिळते ते सैंधवच असते का? है. रॉक सॉल्ट से जो मिलता है वो सैंधव ही है, लेकिन विदेशों से जो आ रहा है वो भी अभी आयोडाइज्ड है. तो हमें आयोडाइज नहीं लेना है, नेचुरल फॉर्म में जो मिलने वाला है वही लेना है, वो महंगा है. So if a person has high BP, sandal salt ideal, then करेंगे. Yes. और कम ही खाना है. कारळे म्हणजे खुरासनी नाही, कारळे अलग है. काय कारण म्हणजे खुरासनी बरोबर आहे. खुरासनी कुठला? हो खुरासनी म्हणतात त्याला. नाही, खुरासनी ओवा है, ओव्याचा प्रकार है. मैंने खुरासनी ओवा का एक प्रकार है. नहीं नहीं नहीं. ओके. खुरासनी असंच म्हणतात. Is संवर्चल नमक ए बेटर ऑप्शन? ये बाकी के बारे में थोड़ा बताना मुश्किल है. संवर्चल वगैरह उतनी मात्रा में उपलब्ध भी नहीं है. रॉक सॉल्ट, समुद्र सॉल्ट के तुरंत बाद रॉक सॉल्ट ही ज्यादा उपलब्ध है. इस प्रकार का वड़वानल के कारण सॉल्ट रॉक बनते हैं ऐसा पड़ा है, वही है. तो अंदर एक अग्नि है समुद्र के अंदर, और ये जो उत्क्रांतिवाद है कि सूर्य का कुछ हिस्सा अलग हो गया और उससे पृथ्वी बनी, तो ये तो हाइड्रोजन और हीलियम है, वायु है, और उससे अलग होने के बाद ये जलन हो रही है तो अग्नि है, और वो ठंडा हो गया है, वो पानी हो गया, और ठंडा होता गया तो फिर पृथ्वी बन गई, ऐसा एक कहते हैं. तो ये मूल रूप से अग्नि, जो समुद्र के अंदर अग्नि है, उसने सब कुछ जला दिया इस प्रकार से. और अभी भी बहुत सारे देशों में ये लावा है भूमि के अंदर इस प्रकार से, और ज्वालामुखी का विस्फोट होता रहता है. तो अंदर अभी भी काफी गर्मी है, और सिर्फ ऊपर का जो है वो टेम्परेचर कम हो गया है, लेकिन अंदर फिर भी ज्यादा गर्मी इस प्रकार से. देखा सनफ्लावर सीड, सनफ्लावर अलग है. सिमिलर टू सनफ्लावर. हाँ. कारणा इस खुरासनी रामसिंही म्हणतात त्याला, इंग्लिश मध्ये नायगर सीड्स.
तो ठीक है, आज यहीं पे रुकते हैं, कल सिलसिला आगे पढ़ाएंगे। आयुर्वेद प्रकांडो, जवस्व कारण एकच ना, वेगळे आहेत ना, जवस्व नाही कारण जवळ अलग. निगदितैः शल्यतन्त्रप्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने काञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनं, वैद्यवर्गो हि नूनम्. ओम शांति शांति शांति. विरम्यते व्याख्यानव्यापारः. श्वः पुनरपि श्यामः.